नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में दिसंबर मंथ की जो क्रॉनिकल की बुक आई है पतली वाली, उसको देखेंगे। और ये क्रॉनिकल का करंट अफेयर की वीडियो का पहला पार्ट होगा, मतलब उस बुक का पहला पार्ट होगा। आइए देखते हैं। पहला करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश में डिजिटल कृषि नीति का प्रस्ताव। 15 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश कृषि वृद्धि एवं ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना यूपी एग्रेस की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के अनुरूप एक डिजिटल कृषि नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। क्या है इस कृषि नीति में? मुख्य तथ्य क्या है? डिजिटल कृषि प्रणाली फसल, मौसम, बीज, सिंचाई, उर्वरक, बीमा, बाजार, लॉजिस्टिक और संस्थागत सेवाओं से संबंधित आंकड़ों तक रियल टाइम एकीकृत पहुंच प्रदान की जाएगी। अगला है यूपी DASP समन्वय। यह पहल 4000 करोड़ की विश्व बैंक समर्थित यूपी DASP परियोजना के समन्वय में कृषि विश्वविद्यालयों KVK और FPO के सहयोग से लागू की जाएगी। उत्पादकता संवर्धन, भूमि विकास, जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य सुधार, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर जोर। लघु किसानों को तकनीकी सहायता और विपणन सुविधा। वस्तु क्लस्टर, बुंदेलखंड में मूंगफली, वाराणसी में लाल मिर्च और सब्जी, बाराबंकी आजमगढ़ में केले के क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। अगला है मत्स्य पालन विकास। 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र को मत्स्य पालन हेतु विकसित करने का लक्ष्य। 1 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा इससे। अगला करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश में काऊ टूरिज्म योजना। कौन सी योजना? काऊ टूरिज्म योजना। या सीधा एग्जाम में पूछ सकता है कि काऊ टूरिज्म योजना किस राज्य का है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। 15 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में काऊ टूरिज्म गौ पर्यटन को विकसित करने की योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें पर्यटक आकर्षण के रूप में बदलना। तथ्य क्या है इसके? आदर्श गौशाला, हर जिले में एक आदर्श गौशाला स्थापित की जाएगी, जिसे पर्यटन मॉडल स्थानीय आय का स्रोत बनाया जाएगा। वाणिज्यिक उपयोग, गोबर, मूत्र, दूध और घी जैसे गौ आधारित उत्पादों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने हेतु जिला स्तरीय योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अगला है महिला SHG भागीदारी। गोबर आधारित पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के निर्माण और विपणन में महिला स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया जाएगा। दिवाली अभियान, गोबर से बने दीपक, सजावटी वस्तुओं को बढ़ावा देने हेतु पर्यावरण अनुकूल उत्सव मनाने का पहल। वोकल फॉर लोकल, मतलब स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे क्या होगा? अगर गोबर के दिए बनेंगे तो ये पर्यावरण के भी अनुकूल होंगे। मिट्टी के दिए और ये सब दिए जो होते हैं पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। अगर प्लास्टिक के दिए हैं या किसी और चीज के दिए जो बनेंगे, ये क्या होंगे? पर्यावरण में जाते जब फेंक उठते हैं तो क्या होता है? जल्दी ये सड़ते हैं, ये मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रभाव क्या होगा? गौशालाओं की आर्थिक क्षमता बढ़ाकर भटकते पशुओं के प्रबंधन, रोजगार सृजन, गौ रक्षा और पर्यावरण सचेत पर्यटन को प्रोत्साहन इस योजना के तहत दिया जाएगा। योजना सीधा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। काउ टूरिज्म योजना उत्तर प्रदेश की है। अगला देखते हैं, गोमती पुनर्जीवन मिशन। गोमती नदी किस राज्य में बहती है? उत्तर प्रदेश में बहती है। तो क्या है? 11 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती पुनर्जीवन मिशन की औपचारिक शुरुआत की, जिसका उद्देश्य गोमती नदी के अबाध प्रवाह और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना को सुनिश्चित करना है। दायरा क्या है? मिशन पीलीभीत से गाजीपुर तक पूरे गोमती नदी हेतु को कवर करता है। प्रदूषण नियंत्रण, नदी में गिरने वाले शहरी सीवेज को 95% प्रवाह को रोकने का लक्ष्य है। वर्तमान में 39 नालों में से 13 बिना उपचार के हैं। प्रस्तावित उपाय क्या है? मौजूदा एसटीपी की ओर से अतिरिक्त नालों को मोड़, नए एसटीपी की स्थापना, पुराने संयंत्रों का समन्वय, सफाई हेतु ट्रैक बोर्ड्स, फ्लोटिंग बैरियर्स और एक्सकेवेटर्स की तैनाती। वेटलैंड निर्माण, लखनऊ में एकाना वेटलैंड और सजन लेक जैसे नए वेटलैंड का निर्माण प्रस्तावित है।
प्रशासनिक ढांचा जनवरी 2025 में गठित गोमती टास्क फोर्स मिशन का नेतृत्व करेगी। मासिक समीक्षा बैठकें और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश की अगला करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश की ड्रोन नीति सुरक्षा नीति की घोषणा। उत्तर प्रदेश ने ड्रोन सुरक्षा नीति की घोषणा की है। 11 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अनधिकृत ड्रोन संचालन की घटनाओं के मद्देनजर ड्रोन सुरक्षा नीति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य जिला आयुक्तालय स्तर पर सख्त निगरानी और नियंत्रण स्थापित करना है। तथ्य क्या है? ड्रोन निगरानी रजिस्टर सभी जिलों में पंजीकृत ड्रोन ऑपरेटर और रिपेयर केंद्र का विवरण समर्पित रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। ड्रोन निगरानी समिति जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एसपी और एडीएम सदस्य होंगे। समिति संचालन की निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी। रेड जोन क्या होगा? जिला समिति आवश्यकता अनुसार अधिकतम 96 घंटे के लिए अस्थायी रेड जोन घोषित कर सकती है। ये डिजिटल डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर चिन्हित होंगे। जागरूकता और खुफिया नेटवर्क अफवाहों को रोकने हेतु सोशल मीडिया निगरानी और यूपी 112 के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ड्रोन नियम 2021 भारत सरकार द्वारा जारी ड्रोन नियम 2021 नागरिक ड्रोन संचालन को नियंत्रित करने हेतु एक व्यापक नियामक ढांचा है। अगला करंट अफेयर है ऑपरेशन शिकंजा। सीधा एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑपरेशन शिकंजा किस राज्य के द्वारा चलाया गया है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने ऑपरेशन शिकंजा की शुरुआत की। 9 से 13 अक्टूबर 2025 तक चला यह ऑपरेशन चला। उद्देश्य क्या था? लंबे समय से फरार आर्थिक अपराधियों को पकड़ना, सार्वजनिक धन की वसूली, श्वेतपोश अपराधों के विरुद्ध कानून का सुदृढ़ क्रियान्वयन। समन्वय क्या था? महानिदेशक नीरा रावत के निर्देश पर 8 विशेषीकृत टीमों ने डिजिटल इंटेलिजेंस के सहयोग से कई जिलों में समन्वय किया। प्रभाव 4 जिलों में कई भगोड़े गिरफ्तार हुए, लंबित वारंट लागू किए गए, धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली शुरू हुई। सतत अभियान ईओडब्ल्यू ने घोषणा की कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक सभी आर्थिक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाते। आर्थिक अपराधी प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1970 में अपराध अन्वेषण विभाग सीआईडी के अंतर्गत की गई थी। 1977 में इसे पुनर्गठित कर उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष अन्वेषण शाखा बनाया गया। ये थे कुछ उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर। अब अगला देखते हैं, अगला राज्य है बिहार का करंट अफेयर कुछ है, देखते हैं। मखाना महोत्सव इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछ सकता है कि मखाना महोत्सव कहाँ? बिहार में। और सबसे ज्यादा मखाना का उत्पादन कहाँ हो जाता है? बिहार में ही होता है। 4 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना के ज्ञान भवन गांधी मैदान में आयोजित मखाना महोत्सव, सीधा पूछ सकता है कि बिहार में कहाँ? तो पटना के ज्ञान भवन के गांधी मैदान में 4 से 5 अक्टूबर 2025 के बीच में हुआ। मखाना संस्कृति से समृद्धि, शीर्षक जो इसका था क्या था? मखाना संस्कृति से समृद्धि। उद्देश्य क्या था? बिहार को मखाना उत्पादन में अग्रणी बनाना तथा इसके आर्थिक सांस्कृतिक महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। मखाना बोर्ड स्थापना केंद्र सरकार ने उत्पादन विपणन निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक हेतु 475 करोड़ की लागत से मखाना बोर्ड की स्थापना की है। आगे देखते हैं उत्पादन विस्तार। बिहार वैश्विक मखाना उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सा उत्पादित करता है। कृषि क्षेत्र में 3000 हेक्टेयर से बढ़कर 35,000 से 40,000 हेक्टेयर हुआ। निर्यात यूरोप अमेरिका और पूर्वी एशिया तक पहुंचा। निर्यात कहाँ कहाँ करता है? यूरोप अमेरिका और पूर्वी एशिया को। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र क्या है इसका योगदान? दरभंगा, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? दरभंगा में है स्थित। एनआरसीएम ने उच्च उत्पाद मखाना व कांटे रहित सिंघाड़ा विकसित किया है। मखाना सह मछली पालन प्रणाली शुरू की गई है। मखाना के साथ मछली पालन की प्रणाली भी शुरू की गई है। प्रसंस्करण नवाचार एनआरसीएम ने बीज धोने, ग्रेडिंग, भूनने और पंपिंग हेतु मशीनें विकसित की हैं। 15,824 किलोग्राम बीज वितरित किए हजारों किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। अगला करंट अफेयर है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2,500 करोड़ की राशि वितरित। 2 अक्टूबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सीधा एग्जाम में पूछ सकता है, किस राज्य ने शुरू किया? बिहार ने। के तहत 25 लाख महिला लाभार्थियों में 2,500 करोड़ की राशि जारी की गई। लाभार्थी की संख्या राज्य के 25 लाख महिलाओं को शुरुआती राशि 10,000, कितने? 10,000 रुपए। अतिरिक्त सहायता स्वयं रोजगार या छोटे व्यवसाय के सफल संचालन पर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक का अतिरिक्त सहायता मिलेगी। जीविका दीदियों को लाभ योजना जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़े 1.40 करोड़ से अधिक महिलाओं के लिए लागू है। चुनावी कार्यक्रम विधानसभा चुनाव पूर्व शुरू हुई इस योजना का क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से हो रहा है। कौन कर रहा है इस? बिहार ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। वित्त समावेशन योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर। वार्षिक वार्षिक हिंगोट युद्ध महोत्सव इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछ सकता है कि हिंगोट युद्ध महोत्सव कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है। 21 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के देपालपुर, कहाँ पे? इंदौर जिले के देपालपुर तहसील के गौतमपुरा गांव में वार्षिक हिंगोट युद्ध महोत्सव प्रारंभ हुआ, जो दिवाली के अगले दिन धोक पड़वा पर आयोजित किया जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यह उत्सव 17वीं से 18वीं शताब्दी के मुगल मराठा संघर्षों की स्मृति में मनाया जाता है। सीधा एग्जाम में पूछ सकता है या कूट में भी बना सकता है कि हिंगोट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? एमपी में। और ये क्यों मनाया जाता है? यह उत्सव 17वीं 18वीं शताब्दी के मुगल मराठा संघर्ष की स्मृति में मनाया जाता है। आगे देखते हैं संस्कृत महत्व। इसकी उत्पत्ति गुर्जर सैनिकों की योद्धा परंपराओं से हुई, जो बाद में प्रतीकात्मक और उत्सवपूर्ण खेल में बदल गई। सामुदायिक भागीदारी, यह क्षेत्र गुर्जर समुदाय की सैन्य परंपराओं, बहादुरी और घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है। हिंगोट क्या है? यह एक स्थानीय फल है। हिंगोट क्या है? स्थानीय फल है, जिसे सुखाकर बारूद से भरा जाता है और लकड़ी की छड़ी से बांधकर जलाया जाता है। इसे विरोधियों पर फेंका जाता है, जो रॉकेट की तरह हवा में उड़ता है। हिंगोट युद्ध का सांस्कृतिक महत्व। हिंगोट युद्ध केवल एक अनुष्ठानिक खेल नहीं, बल्कि सामुदायिक साहस, परंपरा और लोक आस्था का प्रतीक है। यह परंपरा लगभग 250 वर्ष पुरानी मानी जाती है और स्थानीय समाज में इसे वीरता और सामूहिकता के उत्सव के रूप में देखा जाता है। अगला करंट अफेयर, मध्य प्रदेश में कोल्डिफ सिरप पर प्रतिबंध लग गया। क्यों लगा इस पर प्रतिबंध? 4 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने किडनी फेल होने से कई बच्चों की मृत्यु के बाद राज्य में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। कोल्ड्रिफ सिरप जो था, ये बच्चों को नुकसान कर रहा था, इसकी वजह से कई सारे बच्चों की किडनी फेल हो गई। डीईजी की पृष्ठ, तमिलनाडु सरकार की जांच में कोल्ड्रिफ सिरप के नमूने में 48.6 डाइथिलीन ग्लाइकॉल डीईजी पाया गया, जो अत्यधिक विषैला रसायन है। डीईजी क्या है? डाइथिलीन डाइथिलीन ग्लाइकॉल। ये क्या है? एक अत्यधिक विषैला रसायन है। राज्य स्तरीय प्रतिबंध डीईजी उपस्थित के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। मृत्यु के आंकड़े क्या है? छिंदवाड़ा जिले में 14 बच्चों की मृत्यु हुई, जिनमें 10 मौतें परासया अनुमंडल में 7 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 के बीच दर्ज की गई। राष्ट्रीय कार्यवाही डीईजी की पुष्टि के बाद राष्ट्रव्यापी विनियामक कार्यवाही प्रारंभ की गई। डाइथिलीन ग्लाइकॉल डाइथिलीन ग्लाइकॉल एक रंगहीन मीठे स्वाद वाला औद्योगिक रसायन है। सीधा एग्जाम में साइंस के में पूछ सकता है कि डाइथिलीन क्या है, तो बताइए कि डाइथिलीन ग्लाइकॉल एक रंगहीन मीठे स्वाद वाला औद्योगिक रसायन है, जिसका उपयोग ब्रेक फ्लूइड्स एंटीफ्रीज में किया जाता है। कुछ औषधि निर्माता इसे सस्ता विलायक मानकर दवाओं में प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके भौतिक गुण सुरक्षित यौगिकों से मिलते जुलते हैं। डीईजी का सेवन अत्यंत घातक हो सकता है। यह पेट दर्द, उल्टी, गुर्दे की विफलता, तंत्रिका तंत्र की क्षति और मृत्यु तक का कारण बन सकता है। अगला है
जनजातीय ग्राम विजन 2030 भारत का सबसे बड़ा जनजातीय मिशन। 2 अक्टूबर 2025 को आयोजित विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से 1 लाख जनजातीय गांवों और टोलों में जनजातीय ग्राम विजन 2023 के आधिकारिक रूप से अपनाया गया। इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, जरूर याद रखिएगा कि जनजातीय ग्राम विजन 2030 भारत का सबसे बड़ा जनजातीय मिशन है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। भागीदारी विस्तार, यह पहल 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 1 लाख गांवों में 11.5 करोड़ जनजातीय नागरिकों तक पहुंची। 20 लाख आदि कर्मयोगी और 7.5 लाख आदि साथी व सहयोगी इसमें शामिल हैं। ग्राम विजन 2030 प्रत्येक गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, समावेशन और अवसंरचना पर आधारित अपना विकास रोडमैप तैयार किया, जो विकसित भारत 2047 के अनुरूप है। सामुदायिक शासन, ट्रांसेक्ट हुआ केंद्रित समूह चर्चा और अंतराल विश्लेषण के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान और सहभागिता सुनिश्चित की गई। योजना एकीकरण, ग्राम कार्य योजनाओं को पीएम जनमन धरती आभा आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 2.0 और अन्य योजनाओं से जोड़ा गया। आदि सेवा पर्थ और आदि कर्मयोगी अभियान। आदि सेवा पर्थ भारत सरकार की एक समावेशी पहल है। आदि सेवा पर्थ, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाना है। याद रखिएगा, ये क्या है? ये भारत सरकार की जनजातीय ग्राम विजन 2030 भारत का सबसे बड़ा जनजातीय मिशन है। भारत सरकार का ये, मध्य प्रदेश का नहीं, भारत सरकार का है। जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं राजस्थान से संबंधित कुछ करंट अफेयर। विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट्री जारी। 23 अक्टूबर 2025 को जयपुर में राजस्थान सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण किया। यह दस्तावेज अगस्त 2025 में राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत किया गया था और राष्ट्रीय लक्ष्य विकसित कर 2047 के अनुरूप है। जैसे भारत सरकार ने भारत को विकसित करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2047 तक। उसी प्रकार राजस्थान सरकार ने भी अपना एक डॉक्यूमेंट्री जारी किया है। मुख्य तथ्य क्या है? लक्ष्य 2047 तक राजस्थान को 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। प्राथमिकता युवाओं, महिलाओं, किसानों और वंचित वर्गों को विकास की धारा में शामिल करना। मुख्य स्तंभ कृषि पे ध्यान दिया है, उद्योग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा पर। राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा पर, खासकर पवन ऊर्जा का काफी उपयोग हम कर सकते हैं रेगिस्तान के क्षेत्रों से। वर्ष 2047 तक मुख्य लक्ष्य निर्माण उद्योग, जीएसबी में हिस्सा 20% तक। स्वास्थ्य में जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष तक करना, मतलब लोगों की आयु जितना स्वास्थ्य में सुधार करेंगे उतना लोग ज्यादा दिनों तक जीवित रहेंगे। बाल स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 10 से कम लाना। शिक्षा 100%, स्कूल नामांकन, सभी स्कूल स्मार्ट और कंप्यूटर सक्षम। महिला सशक्तिकरण, कार्यबल भागीदारी 60% से अधिक हो। पर्यटन, घरेलू पर्यटकों में राजस्थान का हिस्सा 15% है। जैसे जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर को किस सिटी के नाम से जाना था? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर। अगला करंट अफेयर राजस्थान से संबंधित। राजस्थान धर्मांतरण विरोधी कानून, राज्यपाल की स्वीकृति के साथ अधिनियम लागू। 8 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगडे ने राजस्थान विधानसभा द्वारा सितंबर 2025 में पारित राजस्थान गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 को स्वीकृति दी है। तथ्य क्या है इसके? पूर्व सूचना प्रावधान, अंतर धार्मिक विवाह के लिए पुरोहित को 2 महीने पूर्व और व्यक्ति को 3 महीने पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना अनिवार्य है। दंड प्रावधान, उल्लंघन में 7 से 14 वर्ष की जेल, 5 लाख जुर्माना। महिलाओं, नाबालिगों, SC/ST पीड़ितों के मामले में 20 वर्ष तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना। सामूहिक धर्मांतरण, दोषियों को आजीवन कारावास, 25 लाख जुर्माना। पुनरावर्ती अपराधियों को 50 लाख तक जुर्माना लगेगा। न्यायिक प्रक्रिया क्या है? सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और सत्र न्यायालय में विचारणीय होंगे। छूट और अमान्यता, पारंपरिक धर्म में लौटने वाले को छूट, केवल धर्मांतरण हेतु किए गए विवाह को शून्य घोषित किया जाएगा। अगला है करंट अफेयर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में विदेशी नागरिकों के लिए
लिए विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन। उत्तराखंड भारत में दूसरा ऐसा राज्य है जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू की है। पहला कौन सा है? गोवा है। 20 अक्टूबर 2025 को उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी में संशोधन को मंजूरी दी, जिसके तहत नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के नागरिक अब बिना आधार कार्ड के भी विवाह पंजीकरण करा सकेंगे। पात्रता विस्तार। नेपाल, भूटान, तिब्बत के नागरिक अब नागरिकता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट व अन्य वैध पहचान पत्रों के माध्यम से विवाह पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया। पहले से हुए या प्रस्तावित विवाहों के लिए ये दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर पंजीकरण किया जा सकता है। संशोधन उद्देश्य। इन नागरिकों के उत्तराखंड से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सामाजिक न्याय प्रणाली में शामिल करना। सीमा क्षेत्रीय जुड़ाव। नेपाल, भूटान, तिब्बत उत्तराखंड से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इन क्षेत्रों के नागरिक लंबे समय से राज्य में निवास करते रहे हैं। अगला है हरियाणा से अरावली की परिभाषा में संशोधन। 4 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के भू विज्ञान एवं खनन विभाग ने अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा को अंतिम रूप दिया, जिनमें न्यूनतम भूगर्भीय आयु और ऊंचाई के मानदंड जोड़े गए। नई परिभाषा। केवल वह पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जो आसपास की भूमि से 100 मीटर से अधिक ऊंची हों और 1 अरब वर्ष से अधिक पुरानी चट्टानों से बनी हों। पृष्ठभूमि क्या है? वर्ष 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात को अरावली की एकीकृत परिभाषा तय करने का निर्देश दिया था। विशेषज्ञ की चिंताएं क्या हैं? गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह जैसे क्षेत्र में 100 मीटर ऊंचाई का मानक पूरा न होने से संरक्षण क्षेत्र सिमट सकता है और निर्माण गतिविधियां बढ़ सकती हैं। हाँ, ये चीजें हो सकती हैं कि अरावली के लिए ये जो नियम बना है, ये जो हरियाणा ने लगा इसकी परिभाषा नई डिसाइड की है, उससे क्या होगा कि लोग देखेंगे कि जो पहाड़ी 100 मीटर से कम है, क्या करेंगे? उसको तोड़ के समतल कर देंगे। इससे क्या होगा? अभी वर्तमान समय में दिल्ली में इतना प्रदूषण फैला हुआ है, तो क्या होगा? जो राजस्थान के थार मरुस्थल से जो रेगिस्तानी हवाएं आएंगी, वो अरावली पर्वत उनको रोक नहीं पाएगी और कहाँ तक आएगी? दिल्ली तक आएगी। और ये अच्छी बात नहीं है। इस पे भारत सरकार को या हरियाणा सरकार को जरूर सोचना चाहिए एक बार कि क्या ये नई परिभाषा सही है या नहीं सही है। आगे देखते हैं। जीएसआई आपत्ति। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पूर्व मसौदे में आर्कियन संरचनाओं को शामिल करने पर आपत्ति जताई थी। नई परिभाषा में एरिनपुरा ग्रेनाइट और मलानी रायोलाइट जैसी चट्टानें बाहर की गई हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है, जो गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली वलित पट्टी का हिस्सा है। यह मुख्यतः क्वार्टजाइट, सिस्ट, फिलाइट, डोलोमाइट और संगमरमर जैसी शैलों से बनी हुई है। दक्षिण से राज्यों से कुछ करंट अफेयर है। बथुकंपा महोत्सव 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की उपलब्धि। बथुकंपा महोत्सव कहाँ का है? देख लेते हैं। 30 सितंबर 2025 को हैदराबाद के सरून नगर स्टेडियम में हुए तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित बथुकंपा महोत्सव कहाँ का है? तेलंगाना का। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। क्या क्या रिकॉर्ड बने हैं देखते हैं। पहला स्थान क्या है? सरूनगर स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में। पहला रिकॉर्ड 7 टन फूलों से सजी 63.11 फीट ऊंची 11 फीट चौड़ी बथुकंपा पुष्प सजावट निर्माण में 300 श्रमिकों ने 72 घंटे काम किया। दूसरा रिकॉर्ड 1354 महिलाओं द्वारा बेहद समन्वित प्रदर्शन, जो अब तक का सबसे बड़ा समन्वित महिला समूह डांस है। समारोह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने प्रमाण पत्र राज्य पर्यटन मंत्री कृष्ण राव और महिला विकास मंत्री अनसुईया सितक्का को सौंपे। बथुकंपा महोत्सव यह विशेष तेलंगाना राज्य का प्रसिद्ध फूलों का त्योहार है। बथुकंपा महोत्सव कहाँ का है? सीधा क्या है? तेलंगाना का राज्य का प्रसिद्ध फूलों का त्योहार है, जिसमें महिलाएं विविध रंग बिरंगे फूलों से बथुकंपा बनाती हैं, जिसका आयोजन नवरात्रि के दौरान होता है। कुछ वन लाइनर करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश के हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली किस रेल लाइन को हेरिटेज रूट घोषित किया है?
तो मौलानी नानपारा मीटर गेज रेल लाइन 171 किलोमीटर लंबी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ सकता है सीधा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी रेल लाइन गुजरे? हेरिटेज रूट, उसका नाम हेरिटेज रूट है। और है मौलानी नानपारा मीटर गेज रेल लाइन। अगला है 14 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने, पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित करने के लिए किस योजना की घोषणा की? तो अभी ऊपर पढ़ा गया है, काउ टूरिज्म। 9 से 13 अक्टूबर उत्तर प्रदेश पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन शिकंजा। 12 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नदी के अबाध प्रवाह और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस मिशन की घोषणा की? गोमती पुनर्जीवन मिशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं? उत्तर प्रदेश ने। अगला है 18 अक्टूबर 2025 को लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को किसके द्वारा रवाना किया गया? राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ द्वारा। अगला है 6 से 7 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा सांस्कृतिक मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में। अगला है हाल ही में लखनऊ नगर निगम ने भारत का पहला, याद रखिएगा जो पहला होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया? जरहरा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? जरहरा, उत्तर प्रदेश में। 5 अक्टूबर 2025 को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित छन्नू लाल मिश्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध संगीत के किस घराने से है? तो बनारस घराना। ये घरानों से संबंधित क्वेश्चन आए दिन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला वन लाइनर करंट है 27 सितंबर 2025 को बिहार के किन दो नए जलाशयों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? तो पहला है गोकुल जलाशय, बक्सर में है, और दूसरा उदयपुर झील, पश्चिमी चंपारण में है। बिहार के दो जलाशयों को रामसर साइट दिया गया है, गोकुल जलाशय और उदयपुर जलाशय। याद रखिएगा, उदयपुर पश्चिमी चंपारण में है, गोकुल जलाशय कहाँ पे है? बक्सर में है। आगे देखते हैं बिहार की पटना रेल सेवा के पहले चरण न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक का उद्घाटन कब किया गया? 6 अक्टूबर 2025 को। 5 अक्टूबर 2025 को बिहार के राजगिरी स्थित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। बिहार राज्य के पहले गौशाला विश्वविद्यालय जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? दीपक आनंद को। 4 से 5 अक्टूबर 2025 को मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ज्ञान भवन पटना में। हाल ही में बिहार का क्रिकेट संघ बीसीए के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हर्षवर्धन को। 30 सितंबर 2025 को निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम के तहत प्रकाशित अंतिम बिहार मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता पंजीकृत हैं? 7.42 करोड़। हाल ही में किस देश के पहले सरकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोपर गांव में। कहाँ किया गया? कोपर गांव में। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नामचिक नामफुक कोल ब्लॉक चांगलांग में। ये पहली बार जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है हाल ही में आयात निर्यात लेन देन के लिए ई बांड प्रणाली शुरू करने वाला 16वां राज्य कौन बना? महाराष्ट्र बना। अगला है नागालैंड ने वैश्विक मानकों के 50 पर्यटन स्थलों के विकास नामक राष्ट्रीय पहल के तहत राज्य के आधिकारिक नामांकन के रूप में किस घाटी का प्रस्ताव रखा? जुकोव घाटी। कौन सी घाटी? जुकोव घाटी। कहाँ है? नागालैंड में। सीधा एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जुकोव घाटी कहाँ है? नागालैंड में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? उत्तराखंड ने। अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक किस राज्य ने लाया? उत्तराखंड ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीएसटी 2.0 के लाभों को हर घर तक पहुंचाने के लिए सुपर जीएसटी सुपर बचत नामक जागरूकता अभियान शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। अगला है 5 अक्टूबर 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी महाजे घर योजना
शुभारंभ किया? गोवा ने। महाजय घर योजना किस राज्य का है? गोवा का है। किसने शुरू किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल के तहत अगले 1 साल में 10 अनोखे स्पाइस रूट आधारित पर्यटन सर्किट लॉन्च करने की घोषणा की? तो केरल ने लॉन्च करने की घोषणा की। तो आशा करता हूँ करंट अफेयर की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल में नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये करंट अफेयर आने वाले सभी एग्जामों के लिए चाहे वो लेखपाल हो, चाहे यूपीपीसीएस 2026 का एग्जाम हो, बीपीएससी हो, एईडीओ हो या रेलवे एसएससी, किसी कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। धन्यवाद।